हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो प्रीलिम्स का पूछा गया है उन्हें हम सब्जेक्ट वाइज एवं ईयर वाइज कर रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे जो 68 बीपीएससी में जो साइंस का क्वेश्चन पूछे गए हैं 30, उनका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो लेट इसलिए हो गई, कुछ व्यस्तताएँ थी और साथ ही थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया जाए ताकि आपकी इसी से संपूर्ण तैयारी हो जाए, है ना। तो हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम आपको वीडियो के माध्यम से बेनिफिट दिया जाए, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। साथ ही सब्जेक्ट वाइज देने का मोटिव यह है कि जिनका जो पोर्शन गड़बड़ होगा, है ना, वह पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। बाकी कोई दिक्कत लगे तो आप ग्रुप में है जो लिख देंगे, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। और साथ ही किसी प्रकार का कुछ भी हो, पीडीएफ वगैरह के संदर्भ में भी चर्चाएं हमने आपको पहले प्रोवाइड भी करा दिया है। आपके पास होगा भी, नहीं होगा तो हमें आप बतला देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, है ना, उसे फोल्ड किया जा सकता है। हड्डी की तरह वह क्या हार्ड नहीं होता है भाई। उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है क्या? कार्टिलेज बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है? कार्टिलेज। अब यहाँ पे बगल में पिक्चर देखिए, यहाँ पे बगल में पिक्चर जो नज़र आ रहा है यह आपका हड्डी है ना। और यहाँ पे जो आपको यह नज़र आ रहे हैं ये मुलायम वाले पार्ट, इसी को बोलते हैं क्या? कार्टिलेज बोलते हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। तो थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे तो इजी होते चली जाएगी। क्लियर है बात? तो यह ध्यान आपको रखना है। अब देखिए, इसी के माध्यम से अब आपके, है ना, आपके पास एक नोट बुक हो छोटी सी, और इसमें आपको टॉपिक नोट करते चलने हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी टॉपिक आपकी कंप्लीट है ना। तो आप 3 सेक्शन साइंस है, तो साइंस के लिए आप 3 पेज आप लिख लें, है ना। एक है जो फिजिक्स की, एक है जो केमिस्ट्री की, और एक है जो बायो की। छोटी छोटी पेज हो, जैसे A4 वाली ले लें आप, है ना। और मतलब 5-10 पेज का एक मीन्स आप एक प्रकार का कॉपी बना लीजिए और उसे 3 पार्ट में है। जो साइंस के लिए 3 पेज दे दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और उसमें आपको दिमाग में रखने हैं कि स्केलेटन सिस्टम को हमें पूरे कवर कर लेने, हड्डी वाली चीज़ों को कवर कर लेने। मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद है जो नेक्स्ट की मैं बात करूं, तो यह आपको याद यह भी रखने हैं कि जो बोन वगैरह होता है ना, यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव कहने का मतलब है जिसे हम बोलते हैं संयोजी ऊतक, है ना। इसी के अंतर्गत है जो आपका क्या क्या आता है ना, लगभग 5-6 चीज़ आते हैं, जिसमें ब्लड हो गए, आपका बोन हो गया, है ना, ये सब लिगामेंट, टेंडन, इन सब को पढ़ते हैं। ये सभी के सभी आपके क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं, यह याद रखने हैं। चलिए आगे की बात हम करें। अब देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ डिस्कशंस पढ़ते जाएंगे, आपको इनरिचमेंट इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी कुछ आपको धीरे धीरे, है ना, मीन्स सीखने को मिल जाएगा। चलिए अब देखिए, अगली जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त, देख रहे हैं, क्लोरोफिल होगा, इसका मतलब क्या होगा? अपना भोजन वह खुद बनाएगा। क्लोरोफिल युक्त पार्टनर है जो एक साथ रहते हैं, जिसे, है ना, इसे नॉर्मल भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोला जाता है कि वह क्या है? सहजीवी, साथ साथ जीने वाले हैं। और यह साथ साथ जीने वाले जो है भाई, है ना, वह कौन है? एल्गी और फंगस है, यानी शैवाल और क्या है? कवक है। शैवाल और क्या है? कवक हैं। तो इसके संदर्भ में थोड़ी सी आप जानकारी है जो रखेंगे, है ना, कि एल्गी जो होता है शैवाल, जैसे आपने सुना होगा नील हरित शैवाल, इसका मतलब है कि ए से एल्गी और ए से ही होता है ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब यह स्वपोषी होता है, जबकि यह फंगस जो होता है, फंजाई जो होता है, वह क्या होता है? परपोषी होता है। यह आपको हेट्रोट्रॉप्स, है ना, देखने को मिलेगा।
तो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स के संदर्भ में चीज़ें याद रखेंगे, है ना। अब देखिए इसके संदर्भ में कई सारी बातें करी जा सकती है, जैसे आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है ना, जैसे ध्यान से सुनिए। इसमें जो है एलगी जो है, एलगी कहने का मतलब आपका क्या, शैवाल। तो यह है जो प्रोटिस्टा वर्ग से आता है, जबकि फंजाई के लिए अपना इसका अलग ही किंगडम है फंजाई का। इसके बाद आप देखेंगे कि ज़्यादातर यह है ना आपको फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर में आपको एल्गी देखने को मिलेंगे, जबकि यह क्या है ना, यह टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब है कि फंजाई जो मिलेंगे वह स्थल पर यह जनरली आपको देखने को मिलेंगे, है ना, यह जनरली स्थल पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें साइनोबैक्टीरिया यह प्रोकैरियोटिक है, मतलब यह जनरली आपको दिखाई नहीं देंगे, छोटे छोटे होते हैं, और बाकी इसके अलावा सब यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि जितने भी फंजाई होते हैं वह यूकैरियोटिक होते हैं। तो आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आपने सेल में पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह की कई सारी बातें हैं यहाँ पे, जैसे आप देख पाएंगे। तो यह क्या है कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः इसने यह अपना भोजन खुद बनाता है, अतः यह ऑटोट्रॉफ्स है ना। और यह जो है इसमें किसी प्रकार का कोई पिगमेंट, कोई कलर है जो नहीं पाया जाता है, अतः यह क्या है आपका हेट्रोट्रॉफ्स है। अब देखिए ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये अपना भोजन है जो सनलाइट की उपस्थिति में बनाता है, अतः यह डार्क वाली अवस्था में नहीं रहेगा, जबकि फंगस जो है आपका डार्क वाली अवस्था में भी रह सकेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो एल्गी हैं, इसके जो बॉल हैं, जो दीवार है ना, भित्ति जो है, कोशिका भित्ति हैं जो सेलुलोज के बने होते हैं। जबकि यह क्वेश्चन आपसे पूछे तो कवक जो फंगस है ना, उसका काइटिन का बना होता है, क्या, उसका सेल वॉल। इसके बाद आप देखेंगे तो यह जो है आपका एल्गी जो है आपका, है ना, एल्गी जो है, शैवाल जो है स्टार्च के रूप में भोजन को संचित करता है, जबकि फंगस जो है ग्लाइकोजेन और ग्लोब्यूल्स के रूप में अपना भोजन को संचित करता है। इसके बाद है जो और भी कई सारी बातें हैं, है ना, जो कि है ना यह जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी बात नॉर्मली आपको याद रहने चाहिए। अब देखिए तो एक तो आपने टॉपिक आप नोट्स बनाएंगे, साथ साथ में एक है जो कुछ बातें जो सीखने को आपको मिले, तो एक रिवीजन नोट्स आप जरूर है जो बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है वह क्या पूछा गया है भाई, जरा देखिए इसे, कि जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है को मादा क्यूलेक्स, दोनों फीमेल हैं, और दोनों को है जो अलग कैसे किया जा सकता है, ये बैठने के हिसाब से है। अब देखिए प्रमुख जो मच्छर हैं वह एक एनोफ्लीज, एडीज और क्यूलेक्स। आप देखेंगे तो बीपीएससी मच्छर से क्वेश्चन पूछती रही है। तो थोड़ा सा मच्छर के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि 3 प्रकार का मच्छर है, इनके पोजीशन की चर्चा हमें करनी है ना, कैसे पानी में फैलते हैं, साथ ही है ना मलेरिया है, तो मलेरिया के उपचार के संदर्भ में आप देखेंगे 67 में बीपीएससी का भी री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी यह क्वेश्चन था। इसके पहले भी क्वेश्चन मलेरिया से संबंधित पूछे गए हैं। तो मलेरिया के उपचार के लिए है जो है ना कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं इसकी चर्चा कर लूँ, तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्या है, एनोफ्लीज, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो यह क्या होगा, पानी के सतह से पैरेलल होता है, बैठता है एनोफ्लीज। हमें एनोफ्लीज और क्यूलेक्स में डिफरेंस है ना यह करना है। लेकिन आप देखेंगे कि क्यूलेक्स जो है किसी खास एंगल पर पानी के सरफेस पर बैठता है, मतलब यह है जो पैरेलल बैठता है ना, और क्यूलेक्स जो है आपका क्या होता है, कोई कोन बना कर करके बैठता हुआ नजर आएगा, ठीक है, कोन बना कर करके बैठता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपसे पूछा जा रहा, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन था जिस वे में कि मादा एनोफ्लीज को क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। तो मादा एनोफ्लीज जो है क्यूलेक्स से अलग कैसे है, क्यूलेक्स है जो किसी एंगल पे बैठ रहा है, और जो एनोफ्लीज है वह पैरेलल सरफेस पे बैठ रहा है। अब इस वे में आपको आंसर करने हैं, है ना, यह क्या करने हैं, आपको आंसर करने हैं। तो आपने क्या देखा कि जो क्यूलेक्स है ना, वह क्या है,
किसी कोण को बनाते हुए वह क्या है, बैठता है। जबकि पैरेलल कौन बैठेगा, आपका पैरेलल कौन बैठेगा, तो यह है जो एनोफ्लीज। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है पता रहते हुए भी, क्या, क्योंकि यहाँ भी पैरेलल दिया गया है ना, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सब स्ट्रेटम। ठीक है, और यहाँ एंगल के साथ। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होगी, वहाँ ऑपरेशन में बड़ा गड़बड़ होता है। क्या पूछा गया कि मादा एनोफ्लीज को क्यूलेक्स से अलग किया जाता है ना, क्योंकि यह बैठती है। अब बताइए कौन बैठती है, यह कहा जा रहा है फीमेल एनोफ्लिज्म कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। अब देखिए यहाँ पे वेग टाइप का आपको आंसर लग रहा है ना, तो अब इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, कि इसका मीनिंग आप क्या समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा या सी होगा, इसका आंसर बी होगा या सी होगा। अब बताइए क्या आपको इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न है या नहीं है ना। चलिए मैं ये आप पे छोड़ रहा, ठीक है, या आपसे मैं पूछूंगा ग्रुप में, ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिखेंगे इस चीज़ को लेकर के, तब मैं इसका फिर से डिस्कशन करूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है ना, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। अब आपको पता होगा कि यह जो है इम्यूनिटी वाला जो सेल है हमारे बॉडी में, वह कौन है, WBC है। और WBC के अंदर आप देखेंगे तो उसके कई सारे पार्ट हैं, जिसे एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रियोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये नाम दिए जाते हैं, है ना। उसके अंदर देखेंगे लिम्फोसाइट में T सेल होता है, B सेल यानी बीटा सेल आपको देखने को मिलेगा, और यही T सेल जो है आपका क्या है, HIV जब किसी को होता है तो यह नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाता है तो HIV में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो क्या हो जाती है, घट जाती है। अतः इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह क्या है, लिम्फोसाइट है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कि आपको ब्लड चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, तो इसी के माध्यम से चीज़ों को आप कवर करते चलिए। ऐसा ना कि पूरा आप बायो सिस्टमैटिक पढ़ने के चक्कर में हैं तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। ब्लड है, पूरा ब्लड पढ़ ली, हो गया, अब आगे का काम। तो इसके माध्यम से है जो आप अपनी तैयारी को है जो बूस्टअप कीजिए। ये देखिए है जो हम थोड़ा देख रहे थे चीज़ मच्छर को लेकर करके, ताकि आपको एक ठीक से बताया जाए चीज़ों को। आगे देखिए अगली बात है कि मसल्स, मांसपेशियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यह ध्यान दे रहे हैं, है ना। मांसपेशियों, शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब देखिए यह मसल्स आप देखते हैं, है ना, यह क्या है, बॉडी की मसल्स हैं। अब यहाँ पे इसके फंक्शन को आप देखिए कि इस मसल का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स। तो देखिए यह जो होता है ब्रीदिंग में सहायक है, खाना जब आप खाते हैं उसमें सहायक है, हार्ट बीट कराने में सहायक है, बॉडी को यह सपोर्ट प्रदान करता है ना, साथ ही एक प्रकार का हीट भी प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी में 600 से अधिक मसल पाए जाते हैं, जिसका मतलब है अब इसके माध्यम से इतना आपने सुना, तो अब आप इसके माध्यम से आंसर करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा कथन है जो गलत है। कहा जा रहा है देखिए कि मसल कैन ओनली पुश द बोन, केवल हड्डी को ही धक्का देता है, केवल बात यहाँ किया गया है। जबकि आपने देखा कि खाने में, ब्रीदिंग में, है ना, फिर हार्ट वगैरह को, है ना, एक प्रकार से पंपिंग वगैरह कराने में सब काम इसका है, मसल का है, तो केवल हड्डी को ही धक्का देता है ना। यही स्टेटमेंट केवल वाली है, जो केवल जहाँ लग जाए ना, है ना, थोड़ा उस पर सोचना है आपको। इसके बाद आप देखेंगे कि यह है जो हमेशा पेयर में काम करता है, ठीक है। और यह जो है जब आपकी मांसपेशियाँ सिकुड़ती है तो सिकुड़ने पे क्या हो जाता है, जब सिकुड़ेगी, जैसे कोई चीज़ यहाँ तक था और यह सिकुड़ेगी तो इसकी पूरी जितनी भी मांस वगैरह रहेगी ये कम एरिया में है जो इकट्ठा हो जाएगी, तो थोड़ा मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, है ना। और इसकी पूरी ताकत, है ना, कम जगह में कंसंट्रेट हो जाएगी, तो यह ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि जोड़ा में काम करती है, ठीक है, सिकुड़ने पर सख्त है, वो मोटी हो जाती है, अभी ठीक है, केवल धक्का यह देने का काम नहीं करती है, बल्कि इसका काम कई सारे, है ना, कई सारे काम है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। अगली जो क्वेश्चन है यह आप क्या देख रहे हैं, है ना, यह क्या देख रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि लंबी लंबी पढ़ने वाला 68 में क्वेश्चन दिया है, और यही है जो कई लोगों के लिए सिरदर्द है जो बन गया, है ना। तो आपको थोड़ी सी रीडिंग हैबिट आनी चाहिए। अगली देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है, तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस की सतह पे कहा जा रहा है, किसकी, है ना, कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस पे है जो पट्टी बनाई जा रही है। तो जब आप उसे ढक देते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये मिरर नहीं, यह लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे ढक देते हैं आधा, तो होता क्या है कि जो इमेज बनता है, इमेज पूरा बनेगा लेकिन वह फेंट होगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी क्या होएगी, कम होएगी। तो याद रखना है कि जब आप ढकते हैं, है ना, किसी भी मिरर को ढकिए चाहे फिर आप लेंस को ढकिए, इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इसकी इंटेंसिटी में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। मतलब उतना अच्छा है जो इमेज बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कम चमक वाला एक घोड़ा ही आपको बनेगा। ऐसा नहीं कि जेबरा कई लोग हैं जो लगा देंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने पैसा लगता भी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। अब देखिए, तो जब पढ़ेंगे आप, है ना, ऑप्टिक्स चैप्टर लाइट वाली, तो वहाँ पे चर्चा इसकी करी जाती है। अगला देखिए, है ना, साउंड की जो तीक्ष्णता है, श्रिलनेस है, वह डिटरमाइन किया जाता है, यह उसके फ्रीक्वेंसी से, उसके आवृत्ति से है जो डिटरमाइन किया जाता है ना, आवृत्ति से डिटरमाइन किया जाता है। और उसकी आवृत्ति हम वेवलेंथ के हिसाब से हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अतः आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर का। अगली देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज़ मोस्ट सूटेबल, यहाँ मोस्ट है ना, सबसे ज़्यादा वह सूटेबल है ना, डिजिटल एप्लीकेशंस में, यानी डिजिटल उपकरण में सबसे उपयुक्त, है ना। कहा गया कि निम्नलिखित फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण में डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो फोटो डायोड की बात करी जा रही है, एक फोटोवोल्टाइक सेल है, और एक है जो आपका फोटो उत्सर्जक है। अब यह है जो मॉडर्न फिजिक्स 12th का यह क्वेश्चन हो गया, है ना, तब जा कर के चीज़ें बनी, ठीक है। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, यह है जो फोटोवोल्टाइक सेल है। यह फोटोवोल्टाइक सेल जो है यह क्या करता है, आपने पढ़ा होगा 12th में इन चीज़ों को। फोटोवोल्टाइक सेल या अभी भी आप देखते हैं, है ना, सोलर पैनल को आप देखते हैं, वही तो है कि यह सनलाइट क्या करता है ना, लेगा और सनलाइट को यानी क्या करेगा, यह लाइट एनर्जी को किसमें बदल देगा, है ना, यह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो जहाँ फोटो शब्द आ जाए इसका मतलब समझ जाना है कि वह लाइट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है ना उपयुक्त माना जाता है, यही वाली सेल है जो मानी जाती है। कौन, फोटोवोल्टाइक सेल। जितने भी डिजिटल उपकरण हैं उन सब में, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह देख लीजिए, है ना, तो इन सब में है जो आपको सेल तो लगाया जाता है, लेकिन क्या फोटोवोल्टाइक सेल रहता है, वो सूर्य से चार्ज होता है ना, नहीं। लेकिन सबसे उपयुक्त है जो इसी को माना जाता है, ठीक है। बाकी यह आपका क्या है, फोटो डायोड वगैरह है, जिसे रिमोट वगैरह में भी आप देखते होंगे, और कई जगहों पे, है ना, मीन्स ऑटोमेटिक लाइट वगैरह में भी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, अगली जो क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन क्या है कि बॉल बियरिंग जो है इसका उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन जो है क्या होता यह मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है ना, जो कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक स्लाइडिंग होता है, और एक है जो रोलिंग होता है। यानी रोलिंग, है ना, फिर आपका सर्फी स्लाइडिंग वाला हो गया, ठीक है, और इसके बाद है जो आपका कौन सी, एक स्टैटिक हो गया, स्थैतिक वाला। तो इसमें क्या होगा कि कोई वस्तु रखा है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन रखा, तो वह भी एक प्रकार का फोर्स लगा रहा है, लेकिन कोई मोशन में नहीं है, वो स्टैटिक वाला हो। लेकिन जब आप फिसलन पट्टी से लुढ़कते हैं तो एक स्लाइडिंग हो जाता है। और रोलिंग मतलब क्या है,
ये कोई रोटेशन, मतलब ये क्या होता है, गोल गोल या घूम कर करके गिरता हुआ आपको नज़र आएगा, जैसे बॉल वगैरह। तो यह जो बैर है ना, हम लोग बैरिंग बोल देते हैं ऐसे नॉर्मल भाषा में, ये गोल गोल ही घूमेगा भाई। और ये जब गोल गोल घूमेगा इट मीन्स क्या होगा, यह जो है कौन सी फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी रोलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोलिंग वाला, है ना। आंसर क्या होगा, रोलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो यह आखिर क्या करना चाहता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बॉल आ रही, ठीक है, एक यहाँ लोग मतलब कैच किया जा सकता है, फिर यह पीछे किया है और भी पीछे किया है। तो होता क्या है, जैसे इस पिक्चर को आप देखिए, है ना, इस पिक्चर को देखिए तो है ना, यह जो मोमेंटम को यह कम करना चाहता है ना, यह मोमेंटम को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है ना। यानी संवेग परिवर्तन की दर को यह क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। यह होता क्या है कि कोई चीज़ें मोशन में है ना, कंटिन्यूटी ऑफ मोशन इन वन डायरेक्शन टिल डायरेक्शन चेंजेज, ठीक है। तो यह कोई मोशन में है तो उसी डायरेक्शन में वह चलता जाएगा, जितना अधिक डिस्टेंस कवर करेगा उसमें एनर्जी घटती जाएगी, और एक टाइम क्या होगा, है ना, एक टाइम क्या होगा, तो उसमें मोशन कम होएगी, ठीक है, चोट वगैरह क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो याद रखने हैं, संवेग को है जो पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर क्या होता है आपका एम भी होता है। इसका आपको क्या ऐसा यूनिट दिमाग में रखने हैं, है ना। इसका है जो बीमीय सूत्र याद दिमाग में रखने हैं, यानी डायमेंशनल फार्मूला आपको MLT वाला याद रखने हैं, अब इसी से आप निकाल सकते हैं। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दोगुना कर दिया जाए, चौगुना कर दिया जाए, इस संदर्भ में भी आपसे क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। तो यह आप ध्यान दिमाग में रखेंगे कि P बराबर MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, वह नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाई अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा और गामा रे निकलता है। कौन कौन सी, अल्फ़ा, बीटा और कौन सी, गामा रे। जिससे भी निकल जाए समझिए कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जनरली बिस्मथ के बाद ही वह होता है, जिसमें अल्फ़ा पे आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव, और गामा जो होता है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज आपको नहीं दिखेगा। यही कारण से देखिए यहाँ अल्फ़ा पे पॉजिटिव है तो यह निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा, और बीटा पे नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव की ओर जा रहा है, और यह बेचारा गामा जो है वह क्या है, न्यूट्रल है। तो हमसे पूछा गया है कि धनात्मक आवेशित कण कौन सा है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, अल्फ़ा के बीटा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा रे, ठीक है। चलिए आगे की बात करें हम, सेंट्रीफ्यूटल फोर्स जो है ना, जिसे केंद्राभिमुखी बल बोलते हैं, यह किसके लिए जिम्मेवार है। तो अब देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यह सेंटर की ओर लगने वाला यह फोर्स है, और यह तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस पिक्चर को आप देखें, है ना, जब ये इस पिक्चर को आप देखेंगे या इस पिक्चर को आप देखिए, जैसे आपने बचपन में एक चीज़ किया होगा कि पन्नी में, पॉलीथीन में, है ना, किसी ईंट वगैरह या कोई ढेला वगैरह को बांध कर कर घुमाया होगा अपने चारों तरफ, है ना, फर फर कर कर के आवाज़ करता, वह क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का आपका एग्जाम्पल, है ना। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के संदर्भ में है। वह सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है, वह क्या है, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो यह आपको याद रखने हैं, क्या क्या याद रखने हैं कि यह क्या अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति नहीं, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना है ना। फ्लाई द ऑब्जेक्ट एलॉन्ग, है ना, यह क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे इसको क्या करना है ना, गतिमान रखने से असंबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कई सारा इसका एग्जाम्पल हैं, तो इस एग्जाम्पल को आप देख लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। कौन सी बल की बात करी जा रही है, घर्षण बल। घर्षण बल कहने का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स, आपने एक चीज़ तो देखा कि जब कोई भी बल आप नहीं लगा रहे हैं, रेस्ट में चीज़ें हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना।
लेकिन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा जो है ना, मतलब क्या करेंगे कि उसमें एनर्जी आपको चेंज देखने को मिले। तो इसमें तो क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें भाई क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें बल लगाया जा रहा है इधर से, तो यह मूव कर जा रहा है। और याद रखेंगे कि फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में या फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण जो बल है वह लगता है। तो इसमें जो भी एनर्जी चेंजेज होंगे वह काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण से होंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी में आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब देखिए कई सारा क्वेश्चन का आंसर आप अपने दैनिक जीवन के अनुभव से दे सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि एक बस सीधी रास्ते पे चल रही, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। जैसे एक सीधी चल रही है और दाईं ओर कहने का मतलब क्या है ना, क्लॉकवाइज इधर घूमेगी। तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे, ये मोशन वाले इनर्शिया को फॉलो कर रहे होंगे। बस गतिमान है ना, सीधी वाली डायरेक्शन, तो वह सीधी ही रहना चाहेगी, और बस तो मुड़ गया इधर भाई, है ना। तो व्यक्ति है जो क्या होगा कि बस मुड़ गया इधर, व्यक्ति है जो कुछ इस तरफ की ओर यानी उल्टा डायरेक्शन में यह फेंकाते हुए या झुकते हुए क्या होगा, नजर आएगा। तो दाईं है, आंसर खोजने बाईं है, और बाईं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, यह सी नंबर। अब देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। अचानक ट्रेन आपने चलने पर देखा होगा, कई लोग हैं जो गिर जाते, ठीक है, तो वह कौन सी डायरेक्शन में गिरते, ठीक है, इसके संदर्भ में आपके पास प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। इसके बाद देखिए एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले, है ना, आपने देखा होगा कि सुर ताल मिलाने से पहले चीज़ों को, उसके जो स्ट्रिंग होता है वो खींच करके उसे समायोजित करता है, वह ठीक करता है। यह किस लिए करता है, तो यह जो है वह क्या करता है आपका, है ना, वह फ्रीक्वेंसी को है जो क्या करता है, मैच करता है ना। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके साथ यह फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, मैच करता है। तभी तो आपने पढ़ा ऊपर कि वह श्रिलनेस को, जो उसकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वह एक जैसी है जो निकलती हुई नजर आए। अब देखिए कहा गया है कि कोई पदार्थ है, अब देखिए केमिस्ट्री के हिसाब से 9th वाली चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है सबका सब पदार्थ है, और यह मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में हमारे समक्ष पाए जाते हैं। चौथी और 5वीं अवस्था भी इसकी है ना। 3 अवस्था ठोस, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बाद चौथा प्लाज्मा, और 5वां क्या है भाई, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे यह पूछा गया है कि कोई निश्चित आकार नहीं होता है ना, और आयतन इसका निश्चित होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि सॉलिड का, है ना, आपको क्या होगा, दोनों है जो डिफिनिट होता है, लेकिन लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का आपका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन है जो निश्चित होता है, वो आपको नज़र आएगा। और इसमें लिक्विड कौन सा है, तो यह लिक्विड है जो आपका केरोसिन है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, कोई भी इजीली आंसर कर सकता है। अब देखिए यह कुछ प्रॉपर्टी हैं, है ना, जो कि आपको सॉलिड लिक्विड के संदर्भ में याद रखने, है ना, कि सॉलिड, अब देखिए ये सब मैटर है, हम जानते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल से, कणों से मिलकर के बने हैं। यह इसमें क्या होगा, सॉलिड में कणों के बीच गैप कम होगा, है ना, बहुत कम, यहाँ थोड़े से दूर होंगे और यहाँ पे बहुत दूर होंगे, और यह कण यहाँ पे सॉलिड में काफ़ी नज़दीक होता है, अतः यह रिजिड होता है, फिक्स शेप हो जाता है ना, और वॉल्यूम भी फिक्स होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखने हैं इसके प्रॉपर्टी को। चलिए आगे की मैं बात करूं, है ना। अब देखिए ये सब है जो आपको एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए हमने क्लास में भी चर्चा किया है इन सब की। धातु के ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ भी कह रहा है, क्षार के साथ भी, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी, यह सॉल्ट बना रहा है और वाटर, नमक और पानी बना रहा है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब है, जैसे हम जानते हैं कि जनरली
धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं, जनरली क्षारीय होते हैं, है ना, बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन दो ऐसे हैं, एल्युमिनियम एवं जिंक के ऑक्साइड Al2O3 और ZnO, यह दोनों के दोनों जो हैं एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं, और इन दोनों से रिएक्शन कर करके सॉल्ट प्लस क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, है ना। तो दोनों तरह का है, इसका मतलब है कि यह उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसे आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। कौन, एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड। इसके बाद देखिए अगला है, अगली क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस है जो योगदान करती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस हम कहते किसे हैं, देखिए हमारा एटमॉस्फेयर है, तो वायु है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। इस एटमॉस्फेयर में कई सारे गैस आपको नजर आएंगे ऊपर से, तो कई सारे गैस का यह प्रॉपर्टी है कि ऊपर से आने वाली सनलाइट को यह क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वह आने देता है, ऊपर से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, आने देता है, लेकिन बाहर जाने नहीं देता है। अब बाहर नहीं जाने देगा तो जितनी उसकी मात्रा बढ़ेगी गैस की, उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ओवरऑल क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, इस वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना, इस वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और बढ़ता हुआ नजर आएगा तो क्या होगा, है ना, आपके बड़े बड़े जो आइस मास हैं, ठीक है, ग्लेशियर वगैरह सब पिघलेंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, है ना, कई सारे टापू डूबेंगे, है ना, टापू डूबेंगे, चक्रवात आएगा और भी कई प्रकार की समस्याएं, है ना, रेन पैटर्न वगैरह सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब जो है ना, पूरी दुनिया इससे क्या हो रही है, गर्म हो रही है। कारण आपने समझ लिया। इसमें कौन कौन से गैस हैं यह आपको याद रखने, कई बार यह पूछ चुका है, आप ये फिर से आएगी चर्चा, ठीक है। इसमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है ना, इसके बाद है जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर आपका कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, अमोनिया है, ये सब कई सारे हैं जो कि आपको क्या है ना, ग्रीन हाउस गैस में आपके योगदान करते हुए सब नज़र आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, है ना, ये सभी के सभी यानी मोर देन क्या हो जाएगा, वन ऑफ द एबव। इसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूँ भाई, तो क्या है, एसिड जो है मेटल के कार्बोनेट, है ना, तो देखिए एसिड जो है मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करें या बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करें, कार्बोनेट CO3, बाई कार्बोनेट HCO3, या दोनों में से किसी से रिएक्शन कर दे, याद रखना है इस सॉल्ट बनाएगा प्लस में, है ना, यह हाइड्रोजन, है ना, गैस यह देगा, और एक और है जो आपका CO2 बनाता हुआ नजर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, सॉरी, यहाँ पे H2O यह देगा, यानी सॉल्ट बनाएगा H2O, और कौन सा गैस देगा, यह CO2 गैस देगा। लेकिन नॉर्मली एसिड जब यह मेटल से रिएक्शन करता है तो यह हाइड्रोजन गैस देता है ना, कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो यह याद रखना है कि मेटल का कार्बोनेट हो, बाई कार्बोनेट हो, यह आपको गैस जो देगा, है ना, यह गैस जो देगा वह कौन सी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यह आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े भाई। अब देखिए यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना, कि कौन सा अम्ल का यह फॉर्मूला है ना। तो यह जो इसे आप सजाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यह सजता हुआ आपको नज़र आएगा, है ना, COH इस प्रकार से। और यह जो फार्मूला है फ्रेंड्स, यह क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है ना। हम लोग बचपन में ट्रिक पढ़ा करते थे, बचपन जब JEE मेंस वगैरह का तैयारी करते थे तो हम लोग पढ़ा करते थे, ओ माई सन गो एंड प्ले कर करके, है ना, ट्रिक है जो हम लोग पढ़ा करते थे। तो इसमें देखिए, है ना, आपका ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला है आपका यह वाली, है ना, फिर मैलोनिक एसिड का यहाँ पे बीच में आप CH2 जोड़ दें, फिर CH2 का हॉल 2 करें, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटानिक एसिड, है ना, एडिपिक एसिड, पामेलिक एसिड, इस तरह से है जो आप 1 2 3 4 करते जाएंगे और इसका नंबर बढ़ता जाएगा। ओ माई सन गो एंड प्ले, OMSGAP, ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे। अब देखिए इसी से आपको ऑक्जेलिक एसिड को जब आप गर्म करते हैं तो इसी से बनता है फॉर्मिक एसिड। इसी फॉर्मिक एसिड का नाम दिया जाता है मेथेनोइक एसिड,
है ना, मेथेनोइक एसिड। और यही है जो डंक वगैरह, जो चींटी वगैरह का डंक वगैरह होता, उसमें यही एसिड है जो आपको पाया जाता है। जबकि विनेगर में आप देखेंगे तो यही आपका मेलोनिक एसिड से एसिटिक एसिड बनता है, और यह है जो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आपका विनेगर में। 3 से 4% एसिटिक एसिड को विनेगर कहा जाता है ना। विनेगर जिसका यूज़ सलाद वगैरह में या पनीर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, आपको कहा गया है कि 3 प्रख नली दी गई है, 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, उसमें एक आपका जल है, वाटर है, एक है जो एसिड है, दूसरा क्या है, बेस है। इसमें लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? तो एक तो ऐसे करके याद रखते हैं हम अनिल कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल करता है एसिड, लेकिन लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब बेस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा कहा, ठीक है, लेकिन आंसर देखिए बड़ा सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको एनसीईआरटी में चीज़ें दिखती है। अब देखिए अगला, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? अब नॉर्मली हमें याद होता कि एसिटिक एसिड जो है ना, वह विनेगर होता, या विनेगर में एसिटिक एसिड होता, इसी से पकड़ लेंगे हम आंसर, है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता, याद रखें केरोसिन जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, है ना। इस वे में कुछ नहीं वाला भी याद रख सकेंगे। अब यहाँ से आप चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, क्या कि विनेगर में एसिटिक एसिड है, ऑरेंज में, खट्टे फलों में, है ना, चाहे संतरा हो या फिर नींबू हो, दोनों में सिट्रिक एसिड है। खट्टे दूध में है जो लैक्टिक एसिड है, बटर रहे तो ब्यूटेरिक एसिड होगा, टैमारिंड इमली जो टार्ट्रिक एसिड है, टोमेटो यानी टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, आपका सेब जो होता है उसमें मैलिक एसिड, एंड जो चींटी है उसमें मेथेनोइक, अभी चर्चा हमने किया। तो मेथेनोइक लिख करके ऑप्शन में आपको, है ना, फॉर्मिक लिखता हुआ नजर आएगा, है ना। कोई डंक वगैरह हो गया, है ना, नेटल वगैरह का, पौधा वगैरह का, तो यह मेथेनोइक एसिड वहाँ पर आपको नजर आएगा। अगली क्वेश्चन क्या है कि, है ना, शुष्क HCl है। शुष्क कहने का मतलब है कि इसमें पानी की मात्रा नहीं है ना। तो इसमें लिटमस पत्र का रंग है जो क्यों नहीं बदलता है ना। यहाँ क्वेश्चन कहा गया लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता। अब देखिए, तो HCl आप जानते हैं कि HCl क्या है, एसिड है, और ये अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करता है जब वह पानी में जाता है भाई, है ना, पानी में जाता है ना, और ये रिएक्शन करने के बाद यह हाइड्रोनियम आयन बनाता हुआ नजर आएगा, या हाइड्रोनियम आयन बनाता हुआ नजर आएगा। तो पानी तो है ही नहीं, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाएगा नहीं, और जब हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएगा तो वह क्या होगा, रंग चेंज नहीं कर पाएगा। अतः क्या होगा, इसका आंसर बताइए। यह है जो आपका नो H3O+ आयन्स आर प्रेजेंट, लिटमस चेंजेस कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3, है ना, O+ आयन। यानी सिंपल सी बात है कि जो शुष्क आपके HCl हैं उसमें हाइड्रोनियम आयन नहीं पाया जाएगा, ठीक है, और इसके कारण से है जो क्या होगा, इसका रंग बदलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। अगली क्वेश्चन की बात करें, देखिए ऑड, है ना, रीजनिंग खेल गया हमसे, नहीं, रीजनिंग हमसे पूछ दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विषम ऑड पता करने, तो फल का पकना, सीमेंट का सेट होना, कोयला का जलना। अभी देखिए, अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप जानते हैं, तीनों है जो बदल जाएगा, है ना। तो तीनों एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, तो तीनों एक ही ग्रुप का है एक प्रकार से केमिकल चेंज के हिसाब से, कोई ऑड नहीं है। अतः आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं तो देखिए, हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। आप दोनों जानते हैं, दोनों के संदर्भ में, कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों है जो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन का अपरूप। जिसमें हीरा सबसे कठोर है, वही ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक, है ना, सुचालक है, और यह है जो विद्युत का सुचालक आपका एकमात्र है जो अधातु के रूप में यहाँ जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या सत पूछा जा रहा है, तो हीरा कुचालक, ग्रेफाइट सुचालक, क्या चालकता सेम होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम नहीं होगी, ऑप्शन गलत। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए आपने देखा होगा चीज़ों को कि इनकी जो संरचना होती है वह आपको, है ना, इस प्रकार की संरचना होती है, किसकी, टेट्राहेड्रल जो संरचना है आपको किसकी देखने को मिलेगी, चतुष्फलकीय संरचना आपको डायमंड के हीरा की। जबकि षष्ठकोणीय है जो ग्रेफाइट का दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि इनकी संरचना समान होती है। इसके बाद बताइए, इनके पास क्या डिग्री ऑफ हार्डनेस, है ना,
क्या सेम हार्ड होता है? सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है? आपको हीरा होता है। उसके बाद है जो है ना कम होता है ग्रेफाइट। इसका मतलब है कि इसमें कौन सी कथन इसमें सत हमसे पूछी गई थी, है ना? कौन सी कथन है जो सत पूछी गई थी? तो बताइए कौन सा कथन? कोई भी कथन सत आपको नज़र आया? नहीं, आंसर ये हो जाए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूँ। अगली क्वेश्चन है कि स्टोमाटा ओपन या क्लोज होता है किसके कारण से है? जो स्टोमाटा के रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। तो खुलते या बंद होते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि स्टोमाटा के थ्रू ही, है ना, क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, स्टोमाटा जो रंध्र है उसी के थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। इसी समय पानी की भी मात्रा क्या होती है? बाहर जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यह रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो आपका गैसियस एक्सचेंज वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, लेकिन पानी वाली है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। इसके बाद देखिए क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। यह कौन सी कलर को है जो ज़्यादा, कौन सी तरंग दैर्ध्य वाली या कौन सी कलर को है जो मतलब ज़्यादा अवशोषित करता है? तो यह है जो आपका ब्लू और आपको नीला रंग को यह क्या करता है? ज़्यादा अवशोषित करता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा है जो मेल नहीं सही है। ठीक है, तो देखिए पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। ये देखिए यह आपका पत्ती है और यह इसका तना है, इससे जोड़ रहा है कि नहीं? तो यह जो डंठल है इसी को हम पर्णवृत्त कहते हैं, जो कि सही है। इसके बाद आप देखेंगे थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस। आप देखेंगे झाड़ी में देखेंगे तो झाड़ी में देखेंगे कि उसका जो नीचे रहता है वहीं पे, है ना, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। झाड़ी में उसके बेस के नीचे ही कई सारे आपको ब्रांच नज़र आ जाते हैं, शाखा उसके नज़र आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह पेड़ नहीं, वह क्या होगा भाई? झाड़ी हो। पेड़ तो आप देखते हैं काफ़ी ऊपर तक जाता है ना। तो यह क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? तो यह आपका तो सही है, लेकिन यह वाली सही नहीं है। बाकी ऑप्शन हम सी को देखते हैं। तो सी ऑप्शन में आपको क्या नज़र आएगा, है ना? कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं, है ना। क्रीपर, जैसे कद्दू वगैरह का आपने देखा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रीपर। और मतलब गांव वगैरह में क्या बोलते हैं? हाँ, लत्तर बोल देते हैं, वही लता है। ठीक है, जो खड़ा अपने बल पे होता है, कद्दू वगैरह का पेड़ नहीं, उसे सपोर्ट दिया जाता है। इसका मतलब है कि यह सही है, यानी ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन को देखिए, है ना। पानी जो है, पानी सक्शन पुल के कारण से पेड़ों की पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो एक चीज़ आपने देखा होगा, है ना, एक चीज़ आपने पंप से खेला होगा बचपन में भी। तो यदि पानी को आप ऊपर तक आप खींचेंगे तो कब खींचाएगा? जैसे यहाँ पे पानी है, पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा तो कब तक नीचे से ऊपर जाता रहेगा? जब यहाँ से चीज़ें बाहर निकलती रहेगी, पानी बाहर की ओर निकलती रहेगी, तभी तो होगा, है ना। तो यह पेड़ पौधे में क्या होता है आपको पता है कि जाइलम के थ्रू, है ना, जाइलम के थ्रू रूट से लेकर के पानी लीफ तक जाती है, फ्लोएम के थ्रू फूट जाता है। तो जाइलम के थ्रू जल आपको जाता हुआ नजर आएगा। सुबह ही हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में कि जाइलम जो है वह क्या है? एक डेड टिश्यू होता है ना, मृत, है ना। आपको क्या देखने को मिलेगा? तो मृत, है ना, उत्तक देखने को मिलेगा। खैर, तो जाइलम, तो यहाँ से पानी जाएगी और ये बाहर पानी निकलती हुई नजर आएगी। और यह कौन सी प्रोसेस है भाई? यह है जो ट्रांसपिरेशन है। यह कौन सी है? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है। बाकी एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे जड़ों में हो रहा है ना, लेकिन ऊपर तक जा रहा है ना, चीज़ें बाहर निकल रही है। यह पूरी की पूरी प्रोसेस आपको क्या है? ट्रांसपिरेशन। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट जो हमारी क्वेश्चन है, यह भी ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। इसकी चर्चा हम फिर करेंगे, डीएनए आरएनए और आगे हमें मिलने हैं। कहा जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट का, कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो सेल्फ रेप्लिकेशन की बात करता है ना। सेल्फ रेप्लिकेशन कहने का मतलब है आपका, रेप्लिका मतलब क्या समझते हैं? डुप्लीकेट। रेप्लिका कहने का मतलब क्या होता है ना? डुप्लीकेट। रेप्लिका कहने का मतलब डुप्लीकेट होता है।
तो अपना डुप्लीकेट बनाने का क्षमता किसमें है ना। तो यह जो है आपका सेल्फ रेप्लिकेशन, जो क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है ना, स्व प्रकृति सेल्फ रेप्लिकेशन का योग बनाता है। तो यह है जो डीएनए के साथ साथ आरएनए में होता है। अब देखिए कई प्रकार से आपसे है जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। एक टर्म होता है ट्रांसलेशन, एक हो गया आपका कौन सी रेप्लिकेशन, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जब आरएनए में बदलते हैं, डीएनए से किस में आरएनए में बदलते हैं, उसे बोल दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। क्या बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये आरएनए से, चलिए मैं लिख देता हूँ अच्छे से, तो आंसर तो क्लियर है। याद रखेंगे कि सेल्फ रेप्लिकेशन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। सेल्फ रेप्लिकेशन करने का मतलब अपने जैसा, है ना, अपने जैसा फिर से है जो नया डीएनए को क्या करना, बना लेना, ताकि जीवन आगे चलती रहे। तो देखिए एक चीज़ याद रखना है, क्या डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए से जब प्रोटीन बनता है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो चीज़ें रिवर्स हो गई, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से हम जानते हैं। तो इतनी बात है जो आप याद रखेंगे। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, हमने थोड़ा टाइम लिया है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें और एडजस्ट होती चली जाएगी। तो होप कि चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ी सी है ना, कुछ वीडियो आप देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आपकी जो ग्रुप है ना टेस्ट सीरीज़ वाली, उसमें आप हमें बताएंगे। चलिए, थैंक यू।